आपने ये वीडियो देखा और सभी ने देखा, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग यू थॉट सर? सिवाय इसके कि इस बर्बरता और बहीमाना, वहशी, पाशविक रवैये पर, तरीकों पर इंसान खून के आंसू बहाए, इसके अलावा कोई दूसरी रिएक्शन नहीं हो सकती। तो मुझे ये बताइए कि इनको एंटी टेरर लॉ में ये दो व्यक्ति हैं, गोज मोहम्मद और रियाज अख्तरी, लेकिन जो मुझे बहुत ही चिलिंग लगा कि जब इन्होंने ये वीडियो रिलीज किया उसमें ये हंस रहे हैं। आपने भी देखा होगा, ये हंस रहे हैं, ये अपनी छुरियां दिखाकर प्रधानमंत्री को भी एक चुनौती की किस्म की दे रहे हैं। मुझे तो ये मतलब लगा कि इनको डर नहीं लगता। और जो कन्हैया लाल के बेटे हैं उन्होंने भी, हमारे सहयोगी जो उदयपुर में, उनसे यही कहा कि भाई इनको डर क्यों नहीं लगता। तो आपने कैसे देखा वो हंसते हुए इन मर्डरर्स को? आपको ताज्जुब असल में इसलिए है कि आप ग्राउंड रियलिटीज का नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं। क्यों मुझे नहीं? कोई है, मुझे हैरत नहीं है। मैं तो 14 साल पहले ये आर्टिकल लिख रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि आप इस किस्म के जहन पैदा कर रहे हैं। आप अकेले जमीयतुल उलमा के इस रेजोल्यूशन को पढ़ लें, जहां हर किसी को यह बताया जाएगा कि सिर्फ तुम्हारा रिलीजन जो है वो सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं, और तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है कि जो सच्चा रिलीजन है उसको फैलाना तुम्हारी जिम्मेदारी, और उसके बदले में तुम्हें ये मिलेगा। तो ये ऐसे निडर कानून को हाथ में लेने वाले, हत्याएं करने वाले पैदा होंगे ही, फिर उन्हें डर किस बात का है? इसी को उन्हें बताया जा रहा है कि अगर तुम ये काम करोगे तो मरने के बाद तुम्हें ये मैं वो सब में डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये मिलेगा। तो फिर हैरत कहां से रह जाएगी? हमें अगर आज कोई किसी चीज पर गौर करना चाहिए तो उस बुनियादी तौर पे वो जो असल बीमारी है जिससे ये जहन पैदा होते हैं, जी, कहां से पैदा होती है? कहां से पैदा होती है? हाँ, मैंने इस पर पहले लिखा है और छपा है खूब, और देवबंद वालों को खत लिखा। इंसानों के लिखे हुए कानूनों को कहा जाता है कि ये खुदा का कानून। अब उसमें मैं आपको मिसाल के तौर पे मैं उस किताब से कोट करना चाहता हूं जो देवबंद में और दूसरे मदरसों में पढ़ाई जाती है, और ये देवबंद की छपी हुई किताब है जी। इसमें वो कहते हैं कि मुस्लिम लॉ में जिहाद को जो परिभाषित किया है उन्होंने, वो किया है कि दीन हक की तरफ बुलाने, यानी ये कहा जाए किसी गैर मुस्लिम से कि तुम इस्लाम को कबूल कर लो, और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। और ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि सजा देने का हक किसे होगा। लिहाजा एक आम आदमी वो ये समझता है कि मुझे भी ये हक हासिल है कि अगर किसी के खिलाफ फतवा दे दिया गया तो मैं उसकी गर्दन काट दूं। सवाल ये होना चाहिए ये कानून है या में लिखा हुआ है या नहीं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। इस पे काफी चर्चा चल रही है कि इस्लाम में ये कहा भी जाता है या नहीं। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये झूठ है। आपने देखा होगा बहुत से मुस्लिम ग्रुप्स का बयान आया है दैट व्हाट हैज हैपेंड इन उदयपुर इज एंटी इस्लाम, इज अनइस्लामिक। आप कह रहे हैं ये तो लिखा ही हुआ है, ये तो सिखाया ही जाता है। उसे फर्क समझिएगा। मैंने तो आपको अभी पढ़ के सुना दिया और किताब से ही पढ़ के और सुना दूंगा जो इससे भी और ज्यादा लिखा हुआ है। मैंने कहीं ये नहीं कहा कि कुरान ये किताब, इंसानों के लिखे हुए कानून जिन्हें ये लोग, हमारी जो क्लर्जी है वो उसे खुदा का कानून बताती है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। उसमें ये लिखा हुआ है, और जब ये लिखा हुआ है, और सिर्फ लिखा हुआ नहीं है बल्कि देवबंद जैसे मदरसों में, नदवे में, दूसरे मदरसों में जो हायर लेवल की क्लासेस हैं उसमें ये किताब कोर्स में शामिल है। मैंने आज से 12 साल पहले देवबंद को खत लिखा था ये सारा कोट करके, आज तक उनका जवाब नहीं आया। उसके बाद मैंने उस पर आर्टिकल लिखा जो अखबारों में छपा,
मेरी किताब में छपा, ये कहना कि ऐसा नहीं है, ये धूल डालना है हकीकत के ऊपर। तो मदरसा में पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता, द पॉइंट आरिफ साहब इज देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज द रूल ऑफ लॉ। पर ये आपने जरूरी बात कही कि इस्लाम ने नहीं, उसकी इंटरप्रिटेशन जो क्लर्जी ने की, जो आदमियों ने किताबें लिखी, उसमें ये पॉइजन एक तरह से आप कह रहे हैं फैलाया जाता है। देखिए, जब जो बात आप कह रही हैं संविधान, मेरा एक इससे बड़ा सवाल है, और बड़ा सवाल ये है कि हमारे संविधान में, जिस संविधान की आप बात कर रही हैं, 14 साल तक की उम्र के बच्चे को ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन देना, ये उसका अधिकार है। ये मदरसों में 5-6 साल की उम्र के बच्चों को एडमिशन सरकारें कैसे अलाउ करती हैं? आप स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, क्या आप मेडिकल पढ़ाएंगे बच्चे को, 6-7 साल की उम्र के बच्चे को? इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे? नो स्पेशलाइज्ड एजुकेशन कैन बी गिवन टू चाइल्ड बिफोर ही अटेन्स द एज ऑफ 14। 14 साल की उम्र से पहले उसे इस तरह की कोई शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये 6-7 साल की उम्र के बच्चों को, और उन फैमिलीज के बच्चे होते हैं जो बेचारे नॉर्मल एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको लाके और उनको इंडोक्ट्रिनेशन करना क्या कोई मुश्किल काम है? आरिफ साहब, जो आप मदरसों के बारे में कहते हैं, और मैं उससे सहमत हूं कि इंडोक्ट्रिनेशन, इंसान के लिखे हुए कानून, इंसान की लिखी हुई किताबें, लेकिन बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि एक जो लार्जर एनवायरनमेंट है, मुस्लिम्स की मार्जिनलाइजेशन, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, नॉट फाइंडिंग देमसेल्व्स रिप्रेजेंटेड इन द रूलिंग पार्टी, नॉट एज इन पार्लियामेंट, नॉट इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, बुलडोजर्स जो निकाले जाते हैं एज एन एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। नुपुर शर्मा ने जो प्रॉफिट के बारे में बोला, एक जो ज्यादा बड़ा माहौल है, वो भी हमें देखना चाहिए। उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर मैं कहूंगा कि 46 में क्या था, 42 से लेकर 47 तक क्या था जब देश के विभाजन की मांग की गई जी, तब यही माहौल था क्या जिसका आप जिक्र कर रही हैं? कितने % रिजर्वेशन था? आबादी से ज्यादा रिजर्वेशन था। आप ये तो तब कह सकते हैं जब ये घटनाएं पहली बार हो रही हों। पाकिस्तान में क्या समस्या है कि ये जिसको डील करने के लिए, जिसकी वजह से ये कानून, जहां पे कोई साल मुश्किल से गुजरता हो जिसमें 10-20 लोगों को, मासूम लोगों को इस कानून के तहत सजा न दी जाती हो, वहां भी यही प्रॉब्लम है अंडर रिप्रेजेंटेशन की। जी, लेकिन अंडर रिप्रेजेंटेशन यमन में जो कुछ हो रहा है यही प्रॉब्लम है, सीरिया में जो कुछ हो रहा है यही प्रॉब्लम है। ये बहुत आसान काम है। वो लोग जो जिनको तारीखी शऊर नहीं है, जिनको इतिहास का बोध नहीं है, अरे हमारा देश तो बंटवारा हुआ है, और इस समस्या के समाधान के लिए ही राष्ट्रीय नेतृत्व ने बंटवारे को स्वीकार किया था, और वो समस्या जूं की तूं बनी हुई है, ये कभी खत्म नहीं होगी। हम इसी में उलझे रहेंगे। और जरा ध्यान करिए, आप, मैं पूछता हूं क्या रिएक्शन थी लोगों की 1986 में पार्लियामेंट के बाहर इंडिया गेट पे खड़े होकर मुस्लिम, ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे लीडर थे, ये कह रहे थे कि जो शाबानो मामले में हमारी मुखालफत करें पार्लियामेंट में, उनकी टांगें तोड़ दो। तब क्या माहौल था? No, we applaud you. I applaud you for the stand you took on Shabano. वो applaud भी, लेकिन आप वो बातें जिनसे असल इश्यूज की तरफ से ध्यान हटाने की कोशिश की जाती है, आप उन बातों को पब्लिसाइज करती हैं। अंडर रिप्रेजेंटेशन है, फलां। अभी रिप्रेजेंटेशन कोई मुझे दिलवाएगा? मैं अगर लोगों का दिल जीत सकता हूं तो लोग मुझे इलेक्ट करेंगे। आपको क्या लगता है, ये औरंगजेब ने खाली मंदिर को मस्जिद बना दिया?